ओके, सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज। यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि रियल एस्टेट एजेंट कौन है, उसका क्या डेफिनेशन है, किस सेक्शन में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल एस्टेट एजेंट का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 2ZM। तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद में जो है इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार उसके डेफिनेशन को रीड करेंगे, जल्दी से पूछिए, एक बार रीड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एजेंट का जो रजिस्ट्रेशन है ये करना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। ये जो है रेरा एक्ट में ही बोला गया है। अब रेरा एक्ट में किस सेक्शन में बताया गया है? ये सेक्शन 9 में ये बात बताई गई है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि रेरा एक्ट सेक्शन 9 में जो है एजेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ऐसा मेंशन किया गया है। तो ये सेक्शन 9 आप याद रखोगे। सेक्शन 9 में आप देखोगे यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है आप कोई भी डील में फैसिलिटेट नहीं कर सकते हो, कोई भी डील आप कोई भी बुकिंग आप नहीं कर सकते हो। ये बात हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके हम लोग देखते हैं आगे के पेज पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एवरी रियल एस्टेट एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। आप जब एप्लीकेशन करोगे नए रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप कौन सा फॉर्म फिलअप करते हो? फॉर्म जी। वो मैंने आगे लिखा है एक्स्ट्रा, अगर किसी के हैंडबुक में नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर सकते हैं। दैट इज फॉर्म जी। देन आफ्टर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, once the document has been scrutinized, verified सब हो जाता है, उसके बाद में आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब इसको जो है हम लोग टेक्निकल नाम में, टेक्निकल टर्म में हम लोग इसको बोलते हैं फॉर्म एच। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है इसको हम लोग फॉर्म एच के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको मेंशन करना है फॉर्म एच। तो जी में अप्लाई करोगे और सर्टिफिकेट आपको फॉर्म एच में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड की बात जो है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। एक बार आपने एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट अगर किया तो उसमें विदिन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन हो जाना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो भी आपका जो है वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। नहीं भी अगर होता है तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर कोई भी एजेंट है जिसे रजिस्ट्रेशन मिल गया और आगे जाके ऐसा पता चलता है कि उसने जो रजिस्ट्रेशन सिक्योर किया है वो कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से या फ्रॉड के जरिए से, मतलब मान लो आपके पास एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है बट आपने गलत किसी का एग्जाम सर्टिफिकेट सबमिट करके, फेक सबमिट करके, कोई फेक डॉक्यूमेंट पे आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? रिवोक द रजिस्ट्रेशन और सस्पेंड द सेम फॉर सच पीरियड एज इट थिंग्स। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड भी हो सकता है या तो कैंसिल भी हो सकता है। अब इसको आपको याद रखना है कि जब आप पढ़ने जाओगे, जब आप ये हैंडबुक जब पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मैं समझा देता हूँ। ये 9(7) दिया हुआ है। ये सेक्शन में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसी का एक्सप्लेनेशन जो है ना वो यहाँ पे दिया है। तो ये चीज और ये चीज सेम है। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह आपको ऐसे ही मिलेगा। एक जगह सेक्शन में जो वर्डिंग है वो वर्ड टू वर्ड आपको दिया हुआ है, फिर उसको एक आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है, post the successful agent registration in case it has been discovered that the agent has given false information like false document, there has been any violation of the provision
आगे देखोगे एजेंट रजिस्ट्रेशन कैन बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड। तो यही चीज है जो यहाँ पे बताई गई है। तो ये क्या है, ये आपके सेक्शन में जो मेंशन किया गया है वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिया गया है और उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आपको जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको पढ़ लेना है तो आपको आसानी से समझ जाएगा। वही चीज है यहाँ पे तो जो सेक्शन में दिया है उसको एक्सप्लेन करके हर जगह में ऐसा करके आपको हैंडबुक में दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। इसमें बहुत डिटेल में हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे डिस्कस किए थे, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि दो टाइप का यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन है। पहला इंडिविजुअल और दूसरा अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपके नाम पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और अब आपको जो भी लेटर हेड है, जो भी बिजनेस है, हर जगह आपको अपना नाम ही यूज करना होगा। अगर आप फॉर्म का नाम यूज करना चाहते हो तो आपको फिर प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप इंडिविजुअल पे रजिस्ट्रेशन करके प्रोप्राइटरशिप या कोई फॉर्म का नाम नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए मैंने बताया भी था कि आगे जब आप एग्जाम पास करते हो, एग्जाम पास करने के बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उस टाइम पे आपको प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करने का ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे जो है लेटर हेड आपके प्रोप्राइटर के नाम पे बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं होती है, कोई जीएसटी गुमस्ता ये सब जरूरत नहीं है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसी पे आपका ये हो जाता है। देन उसके बाद में उसको डिटेल से वहाँ पे आगे एक्सप्लेन किया है, उसको आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं ये फॉर्म जी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड फॉर 5 इयर्स। जैसे कि हमें पता है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो कितने साल तक वैलिड रहेगा? 5 साल तक। 5 साल के बाद में फिर आपको जो है इसको रिन्यूअल करने का जरूरत होगा। आज आपके पास रेरा सर्टिफिकेट अगर है और वो इंडिविजुअल पे है तो अगर आज उसको आप रिन्यूअल करोगे तो जो सर्टिफिकेट है वो एज इट इज रिन्यू हो जाएगा। और अगर आपके पास अभी इंडिविजुअल सर्टिफिकेट है और आप प्रोप्राइटरशिप में बनाना चाहते हो तो आपको रिन्यूअल के लिए नहीं जाना है बल्कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये दोनों में ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हो तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद नहीं है या आपके पास एक्सेस नहीं है उसका तो फिर आप जो है बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के रिन्यूअल नहीं कर सकते हो। तो उस केस में फिर आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा और नए रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप करोगे तो आपको सब कुछ फ्रेश करना है। फिर वहाँ पे फ्रेश यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह बनेगा और प्रॉपर्ली। इसमें एक गड़बड़ हम लोग क्या करते हैं कि किसी से भी अगर हम लोग बनवाते हैं अपना रेरा रजिस्ट्रेशन, किसी से भी रेरा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उससे यूजर आईडी पासवर्ड ध्यान से ले लेंगे। काफी लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं, मैं खुद नहीं करता हूँ ये रजिस्ट्रेशन, मेरे पास एक बंदा है कांटेक्ट में, उसको मैं देता हूँ या उससे करवाता हूँ। तो मैं सबको बोलता हूँ ये भी कि आप उससे भी करवा लो यूजर आईडी पासवर्ड, लेकिन उस टाइम पे ले लो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान देते नहीं है, फिर 6 महीने बाद यूजर आईडी पासवर्ड उससे मांगोगे तो उसके पास भी हो सकता है नहीं रहेगा। और फिर यूजर आईडी पासवर्ड के बाद में क्या है, जो ईमेल आईडी वगैरह हम लोग दिए रहते हैं वो प्रॉपर आपके होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बोला भी था आप लोग एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बना के रखो और ये ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज करो रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो अभी आपके पास वो ईमेल आईडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रेरा रजिस्ट्रेशन एग्जाम पास हो जाओगे तो सबसे पहले आप काम करो कि एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बना दो और उसी ऑफिशियल ईमेल आईडी को जो है वो सबमिट करो रेरा में। तो क्या होगा, जो भी रेरा से कम्युनिकेशन होगा वो सब आपके उस ऑफिशियल ईमेल आईडी में जमा होगा। और आपका पासवर्ड भी वगैरह अगर मिस हो जाता है तो वो फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन आपको हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ये चीज को ध्यान में रखो। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे रिन्यूअल की अगर बात करें हम लोग तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो रिन्यूअल का प्रोसेस है ये रूल नंबर कितने में दिया हुआ है, रूल नंबर 13 में इसके बारे में दिया हुआ है। उसको मैंने हाईलाइट किया है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। देन अगर रिन्यूअल के लिए आप जा रहे हो तो कौन सा फॉर्म फिलअप करना है आपको? फॉर्म जे।
देन आपको ये भी याद रखना है कि रिन्यूअल के लिए कब अप्लाई करना है, 60 डेज प्रायर। नॉर्मली हमको लगता है कि एक्सपायर हो गया अब हम लोग रिन्यूअल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका एक्सपायर होने से 60 दिन पहले ही आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये काफी जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट करके रखा है आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद में यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एजेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी एजेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट कोई फाइल करता है तो वो ये फंक्शंस के बेसिस पे देखा जाएगा कि वेदर वो एजेंट ने गलत किया है या नहीं किया है, या उसे वो करना चाहिए था तो उसने किया नहीं किया, तो उसका पैरामीटर जो है आपके एक्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ एजेंट। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो फंक्शन है ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 10 में इसको मेंशन किया गया है। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 10 याद रखना है। अब उसमें अगर बात करें तो पहला फंक्शन क्या है, पहला ही फंक्शन है कि आपको किस चीज में नॉट फैसिलिटेटेड सेल ऑफ परचेज एज द केस में भी व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको बिना रेरा नंबर वाले प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। तो ये पहला ही फंक्शन आपको बताया गया। दूसरा फंक्शन क्या बोला है आपको, अकाउंट रिकॉर्ड या आपको मेंटेन करना है। तो अकाउंट रिकॉर्ड में जैसे आपको आईटीआर मेंटेन करना है और आपको 6 मंथ रिपोर्ट आपको अपडेट करते रहना है। देन कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, उसी को जो यहाँ पे एबीसी में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एक मतलब होता है कि कोई फॉल्स सर्विस ऐसे रिप्रेजेंट मत करो। देन जो प्रमोटर के पास जिस चीज का एफिलिएशन नहीं है वो मत बताओ। देन मेक्स अ फॉल्स और लीडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 चीजें हमें करने से अवॉइड करना है, नहीं तो ये क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अगर हम आते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो है सेक्शन 10 के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है इन केस ऑफ एनीवन फाइलिंग कंप्लेंट। तो ये याद रखना है हमें सेक्शन 10। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कुछ फंक्शंस आपके सेक्शन में दिए हैं, कुछ आपके रूल में दिए हैं। तो ये रूल भी आपको याद रखना है। यहाँ पे रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 में क्या दिया है, ऑब्लिगेशंस। एक एजेंट के फंक्शंस के साथ साथ में कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो वो ऑब्लिगेशंस जो है आपके रूल नंबर 14 में है। सबसे पहला आपका ऑब्लिगेशन क्या है, देखो यहाँ पे सेक्शन में वर्डिंग्स दिए हैं और उसको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो आपको ये भी आप रीड करोगे तो वही मतलब समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, एवरी एजेंट मस्ट प्रोमिनेंटली डिस्प्ले इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एट इट्स प्रिंसिपल ऑफिस एंड ऑल ब्रांचेस। तो आपका रेरा नंबर जो है आपको डिस्प्ले करना है आपके ऑफिस के बाहर। तो जाहिर सी बात है जो आप रेरा नंबर डिस्प्ले करोगे, बराबर। तो अभी मैं अगर एक कस्टमर हूँ, मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, तो मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करूँगा, तो रेरा के पोर्टल पे जाऊँगा, वो रेरा नंबर पुटअप करूँगा। जब वो रेरा नंबर डालूंगा तो मुझे लिख के आएगा जगदीश कुमार। क्या लिख के आएगा, क्योंकि आपने इंडिविजुअल नाम पे सर्टिफिकेट निकाला है। अब जब मैं सामने देखूंगा तो वहां पे लिखा है मुंबई प्रॉपर्टीज, तो कंफ्यूजन होगा ना मुझे, ये जगदीश कुमार कौन है, मुंबई प्रॉपर्टीज कौन है। तो इसीलिए जो है आपका जो रेरा नंबर पे जो नाम आ रहा है वही नाम आपको बोर्ड में भी मेंशन करना है। ये कंपलसरी है, इसीलिए तो दिया है ना यहाँ पे। और इसीलिए तो आपको बताया ना सिस्टम कि आपको इंडिविजुअल अलग कैटेगरी है, प्रोप्राइटर अलग कैटेगरी है। ये कैटेगरी देने का मतलब क्या है, ये देने के पीछे मकसद क्या है, ये देने के पीछे मकसद यही है ना, नहीं तो फिर प्रोप्राइटर देने का मतलब क्या है। वहाँ पे भी ये सिंगल इंडिविजुअली पूरा संभालता है, तो इंडिविजुअल तो यहाँ पे भी है। तो बट अगर आपको अपने नाम पे बिजनेस करना है, खुद के नाम पे, तो आप इंडिविजुअल यूज करो। अगर आपको फर्म के नाम पे करना है, आप भले इंडिविजुअल मैनेज कर रहे हो, तो फिर आप प्रोप्राइटर यूज कर सकते हो। दूसरी बात मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि सब काम आप अकेले कर रहे हो, सब कुछ काम आप अकेले कर रहे हो, इसके लिए आपने इंडिविजुअल में रजिस्ट्रेशन किया है।
तो आप जो है इंडिविजुअल मैंडेट फर्म अपने आप को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैंडेट फर्म का मतलब ही मैंडेट फर्म वर्ड आ गया। आप अकेले कैसे मैंडेट ले सकते हो? तो कल को आप यहाँ भी फंस सकते हो। अगर आप मैंडेट फॉर्म लेते हो और आपका इंडिविजुअल में रजिस्ट्रेशन है तो आपसे सवाल हो सकता है कि मैंडेट फॉर्म में जाहिर सी बात है एम्प्लॉय तो लगेंगे, अकेले थोड़ी कॉलिंग भी करोगे, बिल्डर से बात भी करोगे, कस्टमर को भी लेके जाओगे, सब करोगे। सुपरमैन तो है नहीं हम लोग। तो इसीलिए मैंडेट फॉर्म अगर स्पेशली कोई कर रहा है तो उसके लिए ध्यान में रखना है कि अपने को प्रोप्राइटरशिप कम से कम तो रखना है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में दिया गया है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट्स बराबर मेंटेन करना है। अभी रेरा ने जो है बहुत अभी सिस्टम बना दिया है। वो सिस्टम में क्या होता है कि आपको 6 मंथ रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक अपलोड करना होता है। अब उसके अंदर क्या है, अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपको वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। जब आप लॉगिन करते हो, अभी तो नए रेरा पोर्टल पे आपने आप गए नहीं होंगे क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ आपका। तो अभी सिस्टम ऐसा किया है ना कि 6 मंथ रिपोर्ट जितने लोगों ने सबमिट नहीं किया है वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक रेरा के पास आ जाएगी। मतलब पहले क्या था कि पुराने पोर्टल में वो रेरा को जाके एक का लॉगिन करके चेक करना होता था कि किसने सबमिट किया है किसने नहीं किया है। अभी एआई का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके रेरा ने ये नया पोर्टल इसीलिए डेवलप किया है कि ट्रैक आसानी से रखा जाए। तो अभी अगर किसी ने नहीं सबमिट किया है तो कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया है वो सबका एक साथ ही इंफॉर्मेशन, एक बटन क्लिक करेगी सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, दूसरा बटन क्लिक करेंगे सबको नोटिस चले जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा अभी सिस्टमैटिक हो गया है। तो एक बार आपका नया रजिस्ट्रेशन जब होगा तो उसके बाद में जो है आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर उसको मेंटेन करना है। देन उसके बाद में रूल नंबर 17 में कुछ अदर फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉट टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो रूल नंबर 17 में फिर से बताया जा रहा है कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। पुराना वाला आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपका वैलिडिटी बाकी है, वैलिडिटी नहीं है तो छोड़ दो उसको, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर किसी का वैलिडिटी बाकी है इंडिविजुअल का, ठीक है, और उसको प्रोप्राइटरशिप में करना है, अब उसके पास दो ऑप्शन है। अगर दोनों चलाना है दोनों भी चला सकता है। मान लो अगर आप मैंडेट फॉर्म चला रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सब आप मैंडेटरी काम लेते हो। आप कहेंगे कि इंडिविजुअल बुकिंग अगर आपको आती है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए मान लो आपने इंडिविजुअल रेरा नंबर रखा है और आपने मैंडेट के लिए प्रोप्राइटरशिप वाला रेरा नंबर रखा है, दोनों को आप सेपरेट यूज करते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज अभी आप लोग को याद रखना है कि एज एन एजेंट आपके जो भी इनकम आपको आती है वो सब जो है आपकी इनकम में काउंट होता है। ठीक है, एक बार आप रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हो मतलब आप एक प्रोफेशनल हो। तो एक प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आप एक ही प्रोफेशन में काम कर सकते हो। आएगा समझ में? अभी आपके स्टील का भी दुकान है और आप एजेंट भी बने हो, तो अब यहाँ पे आप फंस जाओगे आगे जाके। तो कैसे फंसोगे कि आपका जो इनकम है तो जाहिर सी बात है जो आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो उसका भी इनकम इसी में दिखेगा, इसका भी इनकम इसी में दिखेगा। तो आपको लगेगा कि मेरा ब्रोकरेज तो 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ है, तो मुझ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, मुझ पे पीएमएलए एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपके आईटीआर में 40 लाख दिख रहा है तो वो 40 लाख आपकी एजेंट एज एन एजेंट इनकम है वैसा में कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि प्रोफेशन का मतलब होता है कि प्रोफेशन किसी एक प्रोफेशन में आप रह सकते हो। जैसे आप एडवोकेट हो तो आप एडवोकेट में ही काम कर सकते हो, आप दूसरे प्रोफेशन में खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते। अभी काफी लोगों को पता नहीं आप लोगों में से किसी को आया कि नहीं, काफी लोगों को पीएमएलए का नोटिस आया था लास्ट टाइम, मैंने ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। तो वो पीएमएलए का नोटिस जो है, पीएमएलए का मतलब ईडी,
तो वो पीएमएलए का जो नोटिस आया, अगर 20 लाख का आपका क्रॉस हो रहा है और अगर आप उनका अलग से कंप्लायंसेस है, उनकी अगर कंप्लायंसेस आप नहीं कर रहे हो और 20 लाख आपका इनकम क्रॉस दिख रहा है, तो फिर आपको नोटिस आता है। अब वो जो ईडी का जो नोटिस आता है उसमें ईडी ये नहीं देखता है कि आपने ये रेंटल से ब्रोकरेज आया है, ये रीसेल का डील है, ये रेरा देखता है। रेरा में हमको सिर्फ प्राइमरी मार्केट का डील दिखाना होता है, रेरा को रेंटल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब रेंटल का पैसा कैश में ले ले, रेंटल और रीसेल का रेरा को लेना देना नहीं है। बट ईडी के डेफिनेशन में क्या है, ईडी के डेफिनेशन में ये है कि अगर आपने 20 लाख का इनकम के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको पीएमएलए एक्ट के तहत कुछ आपको सेपरेट कंप्लायंसेस करना जरूरी हो जाता है। तो वो कंप्लायंसेस जो है वो अलग सेपरेट टॉपिक है, वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बोलने का उद्देश्य ये है कि आपको जो काम आप करोगे सिस्टमेटिक काम करना है, सिस्टमेटिक काम रखो, रिकॉर्ड रखो, हर चीज अभी आजकल कैसा है, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कहीं पे हम लोग बच नहीं सकते। अभी पैन कार्ड भी क्यूआर आ रहा है 2.0 नया वर्जन आ रहा है पैन कार्ड का, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपडेटेड की जा रही है, अपग्रेड की जा रही है कि सरकार जो है पूरा कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए रखे। तो इसलिए जितना साफ सुथरा आप काम करोगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो डे 1 से अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, उसको प्रॉपर मेंटेन करो, 6 मंथ रिपोर्ट टाइम पे अपलोड करो। और इसी के लिए क्या है, जैसे देखो अभी कोई सीए, आप ज़्यादातर आईटीआर जो है किसी सीए से कर रहे हो या फॉर एग्जांपल सीए से नहीं करते, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट होते हैं जो आईटीआर फाइल करके दे देते हैं। बट वो अकाउंटेंट को, वो एग्जीक्यूटिव को ना रेरा का नॉलेज नहीं होता है, पीएमएलए का नॉलेज नहीं होता है कि पीएमएलए किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, रेरा किस चीज़ को डिटेक्ट करता है। तो नहीं होने की वजह से वो क्या है ना, वो नॉर्मल जो अकाउंटिंग है वो लॉ के हिसाब से वो आपका अकाउंटिंग बना के दे देता है, लेकिन वो रेरा और पीएमएलए में फंस जाता है। तो इसीलिए जो है क्या है कि ऐसे बंदे के पास आपको आईटीआर वगैरह फाइल करना है जिसको रेरा का भी नॉलेज हो, पीएमएलए का भी पता हो, कि वो फिर आपको बराबर गाइड करेगा कि आपको कितना इनकम शो करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि अननेसेसरली में कंप्लायंसेस हमारे को बढ़ जाएंगे। तो एक बार आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाए, रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो है हम लोग ने सेटअप किया है इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर आपको एक इसका एक ट्रेंड स्टाफ है जिसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, उससे आप कांटेक्ट करके सारी चीज़ें उसी से मेंटेन करो। तो कैसा है, ये सिस्टम ऐसा रहे कि एक बंदा है जो हमारा आईटीआर भी करके दे रहा है और वही बंदा हमारा 6 मंथ रिपोर्ट भी बना के दे रहा है और वही अपलोड भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 6 मंथ रिपोर्ट में क्या क्या उसने डील दिखाना है और उस हिसाब से आईटीआर में क्या शो करना है। तो एक बंदे के पास सब रहेगा तो वो आपका काम प्रॉपर करेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको सीए को बताना पड़ेगा। अब वो आपने 10 उसको गाइडलाइन दिया, 10 डायरेक्शन दिया, 4 उसके ध्यान में है, 4 नहीं ध्यान में था, अब उसने क्या सबमिट कर दिया। और यहाँ पे वो जो बंदा आपका काम करेगा वो रेरा और पीएमएलए का उसको सब नॉलेज रहेगा, जिसके हिसाब से वो आपसे उस हिसाब से ही आपको पूछेगा और हिसाब से वो जानकारी आगे फॉरवर्ड करेगा। तो हमको कैसा है ना, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी 6 मंथ रिपोर्ट का डेट हमें याद नहीं रहता है, कब आता है डेट इसका निकल जाता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देना है, कौन सा शो करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सारे बहुत सारे XYZ में हम लोग रहेंगे वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए मैंने सोचा है कि काफ़ी लोगों का क्वेरी होता है, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, अब सब काम मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बंदे को हम लोग हायर करेंगे और वो बंदा ऐसा रहे कि उसको सब कुछ इसके बारे में पता रहे और उसको डेडिकेटेड करके हम लोग उसको काम दे कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है सबका मेंटेन करना अकाउंट। तो हर बार जो है इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी डील हुआ, आपका बैंक स्टेटमेंट सिर्फ उसको फॉरवर्ड करो, बाकी क्या करना है, कैसे रिपोर्ट आगे सबमिट करना है, वो सब काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे जब अपना रेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सब मैं आपको तब बता दूंगा, अभी उसके में डिटेल में जाने की हमारी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो ये रूल नंबर 17 ही यहाँ पे कंटिन्यू होता है कि आपको रूल नंबर 17 में जो है कुछ फंक्शंस दिए हैं जहाँ पे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिटेल में हमें यहाँ पे बताया गया। तो ये जो हाईलाइटेड है पोर्शन, इसको आपको मार्क कर लेना है और बाद में आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। देन नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स। अभी रूल नंबर 15 अगर हम देखते हैं तो रूल नंबर 15 में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे किसी कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एजेंट के कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एजेंट के कैंसिलेशन करने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पे आप अगर ये पढ़ोगे 15(1) तो यहाँ पे आपको देखो सुमो मोटो और एन एप्लीकेशन और कंप्लेंट फ्रॉम द प्रमोटर और अलॉटी। तो यहाँ पे दो चीज है, या तो कंप्लेंट फाइल हुई आपके अगेंस्ट, तो कंप्लेंट अगर फाइल हुई तो उसकी छानबीन की जाएगी कि आपने कोई रेरा एक्ट वायलेट किया है नहीं किया है। दूसरा सुमोटो, सुमोटो मतलब रेरा खुद से ही एक्शन इनिशिएट करे। तो जैसे मैंने भी बताया कि सारा ये नए पोर्टल पे सब कुछ अपडेटेड है, रेरा के पास सारी जानकारी है, तो रेरा वहां से आपको जो है खुद ही ट्रैक करके आपको नोटिस भेजेगा। अगर आपने कोई डील प्रॉपर नहीं किया है या आपने आईटीआर सबमिट किया है, अब आईटीआर जो आपने सबमिट किया है और 6 मंथ जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, अब आपको डायरेक्ट नोटिस जाएगा। अगर आपने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तो वहां से आपके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, एक बार अगर हमारा किसी भी रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो रेरा ने 6 मंथ का फ्रीजिंग पीरियड रखा है। अगर कोई भी रीजन की वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो 6 मंथ का फ्रीजिंग पीरियड होता है, और वो 6 मंथ का फ्रीजिंग पीरियड पूरा होने के बाद में हमें वापस से सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना होगा, क्योंकि वो पुराना कैंसिल हो गया। अभी आपको पूरा प्रोसेस जीरो से करना पड़ेगा और आपका रेरा नंबर भी चेंज किया है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने बात किया रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी। इज इट क्लियर टू ऑल? तो जो मैंने हाईलाइटेड आपको दिया है उसको बाद में आपको जो है आराम से गो थ्रू करना है। अभी कैसा होता है, काफी चीजें अभी हम लोग सुन रहे हैं फिर भूल जाते हैं, और इसी रीजन की वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग का भी सेशन अरेंज किया। काफी लोग बाद में क्या होता है रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है इसलिए हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो मैंने बोला चलो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिले कि फिर आप आराम से उसको, जब फुर्सत रहेगी आपकी, अभी इसके बाद वेकेशन है, वेकेशन में आराम से टाइम मिलेगा तो स्क्रीन से बैठ के आप जो है वापस से हैंडबुक साथ में रखना है, और हैंडबुक आपको साथ में रख के, और ये स्क्रीन भी आपको वहाँ पे दिखेगी वीडियो में, तो आपका आसानी से जो है वो रिवीजन भी आपका होते रहेगा। तो एग्जाम से पहले फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 6, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रमोटर रिस्पांसिबिलिटी। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है और एक प्रमोटर होने के नाते उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि प्रमोटर का डेफिनेशन कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 2Z के, इसको मैंने हाईलाइट किया। देन उसके बाद में आपको याद रखना है कि प्रमोटर की कैटेगरी में कौन कौन आता है। तो यहाँ पे आपकी प्रमोटर की कैटेगरी दी हुई है, a person who construct or causes to be constructed। जो पर्सन या तो खुद वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो भी प्रमोटर हो सकता है, या खुद नहीं करते हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके अगर वो करवा रहा है तो भी वो प्रमोटर हो सकता है। अब प्रमोटर की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई लैंड को अगर डेवलप कर रहा है वो भी प्रमोटर हो सकता है। ऐसा नहीं जो बिल्डिंग बना के फ्लैट बेच रहा है वही प्रमोटर है। अगर कोई लैंड डेवलप कर रहा है और लैंड को एनी करके वो प्लॉट करके अगर वो बेच रहा है और वो एरिया जो है 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर जा रहा है और वो 8 से ज़्यादा लोगों को अगर सेल करना जा रहा है जो ओपन पब्लिक है, तो अब वहाँ पे भी फिर वो प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी उसका हो जाएगा। देन इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लॉट ओन्ड बाय सच अथॉरिटी और बॉडी, अभी म्हाडा है, सिडको है, अभी इनको भी अगर करना है तो इनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसीलिए आप देखोगे कि म्हाडा ज़्यादातर क्या करता है, ओसी वाले प्रोजेक्ट को लॉटरी में लेके आता है, अंडर कंस्ट्रक्शन को नहीं लाते लोग, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन को अगर वो लॉटरी में लेके आएंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करके पूरा रेरा का जो रूल्स है फॉलो करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि म्हाडा है या सिडको है तो उनको एग्जेम्पशन दिया है, उनको भी एप्लीकेबल है, उनको भी फॉलो करना होता है।
इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि ओसी आने के बाद मतलब रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट जो है हम लोग लॉटरी में लेकर, तो वहाँ पे हमको रेरा से एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये सब आसानी से, ये सब आराम से आपको एक बार गो थ्रू करना है कि जैसे अगर हाउसिंग सोसाइटी है वो भी प्रमोटर की कैटेगरी में आ सकती है क्योंकि वो लैंड ओनर है, और अगर वो सेल करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल है, अगर रीडेवलपमेंट है जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल नहीं है, एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं बन रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लैट अगर निकल रहे हैं जिसको बेचा जा रहा है तो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी भी जो है प्रमोटर हो सकती है। फाइनेंशियल कंपनी जो है जो फाइनेंस कर रही है प्रोजेक्ट को वो प्रमोटर की कैटेगरी में नहीं आती, तो ये ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें इन शॉर्ट यहाँ पे दिया है फर्स्ट लाइन में प्रमोटर इंक्लूड बिल्डर, कॉलोनाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, एस्टेट डेवलपर। तो इन शॉर्ट ये सब लोग जो है प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन उसके बाद में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 2 ZN। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होगा उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 ZN में। तो इसका अगर हम लोग देखते हैं डेफिनेशन तो उसमें आप देखोगे डेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट और कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट और डेवलपमेंट ऑफ लैंड। तो दोनों चीज आ गया। आप अगर बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो वो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा, और अगर आप लैंड डेवलप कर रहे हो तो वो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो आप ऐसा नहीं समझना है कि प्लॉट के लिए कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन है क्या। अगर कोई प्लॉट को डेवलप करके सेल करना है तो क्या उसके लिए कोई सेपरेट रूल्स रेगुलेशन है, सेपरेट एक्ट है? ऐसा नहीं है। जो रेरा के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है सेम वहाँ पे भी, क्योंकि वो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अभी यहाँ से जो है आपका सेक्शन स्टार्ट होता है, आपको यहाँ से सेक्शन भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बता रहा है कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, और कौन सा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होना है कौन सा नहीं होना है उसका क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ जो है आपके सेक्शन 3 में दिया गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये उसका क्राइटेरिया है जो हमने लास्ट पिछले चैप्टर्स में हमने उसको कवर किया था कि कौन सा प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा कौन सा नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो है सेक्शन 3 में दिया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया कहाँ पे मेंशन है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 3 में मेंशन। ओके, और अगर आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ मेंशन है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के सेल नहीं करना है, तो वो भी सेक्शन 3 में मेंशन। देन सेक्शन 3 के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये उसको आसानी से जो एक्सप्लेन किया गया है वही सेक्शन 3 को ये सिंपल टर्म में एक्सप्लेन है, इसी का एक्सप्लेन है। देन आगे नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है कि पहले तो सेक्शन 3 में बता दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। उसके बाद में आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बताया है कि अगर रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट की सारी लिस्ट, डॉक्यूमेंट की सारी कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर लिस्टेड इन सेक्शन 4। तो आपको अगर प्रोसेस के बारे में पूछा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ पे है या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करना है ये कहाँ पे मेंशन है, तो आप क्या बताओगे? सेक्शन 4। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे ABCD पूरा लाइन से दिया है। कहाँ तक दिया है आपका देखो एक बार। ठीक है, I तक दिया हुआ है, वो सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। L तक है, तो वो पूरा L तक है वो दिया हुआ है, वो पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो एक बिल्डर को, एक प्रमोटर को जो सबमिट करना होता है। तो वो भी लिस्ट को आप जो है इसी गो थ्रू करना है। जैसा मैंने बताया कि आप उसको गो थ्रू करके देखो कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको चौंका रहा है। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको चौंका रहा है तो उसको ध्यान में रखो, उसको 2-3 बार पढ़ के उसको याद रखो।
देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सब उसके पॉइंट्स है, कंटिन्यू है, ये सब हमें गो थ्रू कर लेना है बाद में। देन सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4 के बाद आता है सेक्शन 5। एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो आप रेरा जो है आपको क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेगा ये जो है सेक्शन 5 में मेंशन। अब यहाँ पे भी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने का टाइम लिमिट दिया है 30 डेज, 30 दिन के अंदर जो है रेरा नंबर प्रोवाइड करके देना, ये कंपलसरी है रेरा के ऊपर। और अगर रेरा नंबर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो उसको जो है डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, मतलब बिल्डर को रजिस्ट्रेशन मिल गया ऐसा माना जाएगा। तो इसीलिए कैसे भी 30 डेज में रेरा नंबर प्रोवाइड करके देना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डीम पीरियड का लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जिस दिन 30 दिन खत्म होता है उसके 7 दिन के एक्सपायरी के अंदर अंदर रेरा नंबर प्रोवाइड करना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि एक्सपायरी खत्म होने के बाद 7 दिन, 30 डेज के बाद 7 डेज, 30 डेज के बाद 7 डेज में कैसे भी प्रोवाइड करना ही है। सर अगर लेकिन लिमिट्स आया तो उसमें रेरा नंबर कहाँ मेंशन दिखेगा? जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ बोलने का मतलब ऐसा है कि मान लो मैंने रेरा के लिए अप्लाई किया और बिल्डर जो है, जैसे कि हमें पता है कि बिना रेरा के सेल नहीं कर सकता है। अब बिल्डर ने सब कुछ सबमिट कर दिया, अब यहाँ पे करप्शन का एंगल दिया है कि रेरा जो है मिसयूज ना करे पावर को। जैसे कि उसी में हम लोग सुनते हैं ना कि भाई इतना पैसे का डिमांड है, पैसा देने का है तो उसी आ जाएगा, उसी रेडी है पैसा देने के लिए रुकाया हुआ। ऐसा रेरा ना करे, इसलिए रेरा को टाइम लिमिट दे दिया है, तुम 30 दिन में देना ही है तुमको, 30 दिन के बाद 7 दिन में देना ही पड़ेगा, नहीं भी दोगे तो हो गया रजिस्ट्रेशन। भले रेरा नंबर नहीं मिला है लेकिन वो सेलिंग चालू कर सकता है। अब अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है कि भाई रेरा नंबर के बिना सेलिंग कर रहा है तो रेरा एक्शन नहीं ले सकता उसको, क्योंकि वो क्या बोलेगा 30 दिन का टाइम लिमिट क्रॉस हो गया है, उसके बाद 7 दिन भी हो गया, उसके बाद भी हमें रेरा नंबर नहीं मिला है। अब एक्ट हमें बोल रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हम बिना रेरा के भी हम सेल कर सकते हैं। सर वो एडवर्टाइज कैसे करेगा विदाउट रेरा नंबर? अरे वही तो बता रहा हूँ ना, बिना रेरा नंबर की भी अब कर सकता है, सेल करेगा लेकिन पब्लिकली एडवर्टाइज कैसे करेगा? बिना रेरा के करेगा। अब उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है रेरा, क्योंकि रेरा अगर एक्शन लेगा, रेरा बोलेगा बिना रेरा के कैसे एडवर्टाइज किए, तो ये है वो। इसीलिए रेरा ऐसा करता नहीं। पहली बात है कि रेरा इसलिए ऐसा करता नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये एंगल नहीं यूज कर सकते। आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरीके से रेरा एजेंट रजिस्ट्रेशन में भी इसी से एप्लीकेबल है। अभी कुछ एजेंट ऐसे बेचारे जिनका 2 महीना हो गया है अभी तक रेरा नंबर नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेरी आती है, कुछ भी मिस्टेक अगर हो गया है, आपका आधार कार्ड का एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, आपके लेटर हेड पे अलग एड्रेस है, आधार पे अलग एड्रेस है, तो अब एक क्वेरी अगर आएगी तो फिर आपका वो ये जिस दिन क्वेरी आपने रिजॉल्व करके सबमिट किया फिर वहां से काउंट होगा 30 दिन। लेकिन सर एड्रेस को मिसमैच करेगा अगर वो रेरा करेगा ऑफिस के एड्रेस पे और आधार एड्रेस रहेगा होम का, तो यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस अगर आप दिखा रहे हो लेटर हेड पे तो अब आपको उसका भी रेजिडेंस, उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है बाजू वाले का एड्रेस दे दिया आपने, उसके एड्रेस पे हमारा सर्टिफिकेट आ गई है तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना। अगर आपके रेंट एग्रीमेंट है या आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है तो इंडेक्स टू आप दोगे, बोलने का मतलब है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जब तक पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा तब तक रेरा नंबर नहीं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं ये बेसिकली सेक्शन 5 में, जैसे मैंने अभी आपने डिस्कस किया कि जो रजिस्ट्रेशन मिलता है बिल्डर को वो सेक्शन 5 में मिल जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है बेसिकली एक्सटेंशन के बारे में। अभी होता क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डर जाते हैं तो उन्हें कंप्लीशन डेट देना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, तो वो डेट के बाद में उन्हें एक्सटेंशन लेने के लिए अलाउ किया जाता है।
अगर वो प्रोजेक्ट उस डेट तक कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ पे एक्सटेंशन का प्रोविजन रखा गया है, और ये एक्सटेंशन का जो प्रोविजन है ये सेक्शन 6 में सब उसको डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे हमारे याद रखने की चीज़ ये है कि जो फर्स्ट एक्सटेंशन होता है, जो पहला एक्सटेंशन होता है, वो जो है आपको 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलता है, नॉट मोर देन 1 ईयर। जो फर्स्ट एक्सटेंशन मिलेगा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। अब उनको अगर मान लो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रेडी है, सब कुछ रेडी है, ओसी आने के लिए रुके हैं, तो वो 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, बट 1.5 साल 2 साल का नहीं ले सकते हैं पहला एक्सटेंशन। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है, फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम जो है 1 साल का होगा, मिनिमम वो 2 महीना 3 महीना जो भी पीरियड है वो हो सकता है। और ये इसके बारे में जो है आपका सेक्शन 6 ये याद रखना है, सेक्शन 6 में जो है वो एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है बेसिकली ये है आपका रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे कैंसिल हो सकता है। तो इसके अलग अलग बेसिस दिए गए हैं कि किन किन बेसिस पे किन किन मुद्दों पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आपके सेक्शन 7 जो है पेज नंबर 82 पे आप देखेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। बस 83। तो यहाँ पे आप देखोगे रेवोकेशन प्रोसीजर एज पर सेक्शन 7। तो अब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल किस बेसिस पे हो सकता है, ऐसी कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, द प्रमोटर में डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। एक्ट में करने के लिए कहा गया है, अगर वो डिफॉल्ट करता है, नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। या प्रमोटर ने वायलेट किया कोई टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के या अप्रूवल के, अगर वो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में पाया जाता है। तो ये 3 कंडीशन दी गई है, ये 3 पैरामीटर जो है ये सेट किया गया है प्रमोटर के लिए कि अगर कोई प्रमोटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना है तो उनको ये 3 पैरामीटर्स में चेक किया जाएगा कि कहाँ पे ये 3 पैरामीटर्स में वो बैठ रहे हैं। अगर ये 3 पैरामीटर में कहीं पे अगर आ रहा है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए अथॉरिटी एक्शन ले सकता है। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 8। एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो प्रोजेक्ट का क्या होगा, आगे क्या होगा, प्रमोटर को फिर क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 8 में आप देख सकते हो। पेज नंबर 84 पे आपको दिखेगा, इसके पहले वाले पेज पे आपको दिखेगा। यस, यहाँ पे येलो कलर का आपका हाईलाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आगे भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या क्या होगा, द प्रमोटर विल नॉट बी अलाउड टू मार्केट, एक्सेस खत्म हो जाएगा, डिफॉल्टर लिस्ट उसका नाम दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये सब जो है उसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब के साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस प्रोजेक्ट का क्या होगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट रेरा मिलकर डिसाइड करके किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक जो है आपका सेक्शन 8 हो जाता है। तो सेक्शन 3 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे सेक्शन 8 तक हमने आ गए। सेक्शन 3 क्या था, सेक्शन 3 क्या था, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। सेक्शन 3 में क्या है, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया। देन उसके बाद क्या है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है, पूरा प्रोसेस, फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद में सेक्शन 5 जहाँ पे रजिस्ट्रेशन देने की बात है, 30 डेज में देना है, ये सब सेक्शन 5। देन आता है सेक्शन 6 जिसमें एक्सटेंशन के बारे में बताएगा। देन सेक्शन 7 रेवोकेशन या कैंसिलेशन किस बेसिस पे होगा, वो सब सेक्शन 7 में बताएगा। देन उसके बाद में सेक्शन 8, एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो प्रोजेक्ट का क्या होगा, तो वो सब आपके सेक्शन 8 में बताया गया। देन उसके बाद में आता है आपका सेक्शन 9। सेक्शन 9 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। सेक्शन 9 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट।
और देन उसके बाद में सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या है? फंक्शंस ऑफ एजेंट। तो ये सेक्शन 9 और सेक्शन 10 हमने पहले ही डिस्कस किया। ओके, तो ये कंटिन्यूटी हमें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में आता है सेक्शन 11, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। अभी यहाँ पे फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर में आप देखोगे काफी चीजें हमने पहले डिस्कस की है। जैसे ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स अगर आप याद करोगे, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स अगर कंपेयर करोगे तो वो सेम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे भी क्वार्टरली अपडेट करने की बात है और आपके ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स में वो सारी चीजें जो है वो फंक्शंस में आएगी। बिल्डर को 3 महीने में करना है। यस, तो यहाँ पे जो है फंक्शंस पूरे ए बी सी डी लास्ट तक दिया हुआ है। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कहाँ तक है ये, कहाँ तक है? एफ। ओके, तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है फंक्शंस ऑफ प्रमोटर सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 के हिसाब से जो है ये आपको 6 फंक्शंस आपको याद रखना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको पूछता है तो फिर आपको ये 6 फंक्शंस के बारे में आपको बताना है, जिसमें आप देख सकते हो पहला क्या है? डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड, मतलब रेरा नंबर प्रोवाइड करना। देन क्वार्टरली अपडेट, लिस्ट एंड नंबर टाइप ऑफ अपार्टमेंट बुक। देन गैरेजेस, कवर्ड पार्किंग आ जाएगा वहाँ पे। देन जो भी अप्रूवल है उसके बारे में अपडेट करना। प्रोजेक्ट का स्टेटस कितना कंप्लीट हुआ है। एंड लास्ट जो भी रूल्स रेगुलेशन में इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया, वो सब करना। तो ये इन शॉर्ट आपके फंक्शंस ऑफ प्रमोटर में आएंगे एज पर सेक्शन 11। अब इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस आपको दिए गए हैं प्रमोटर्स के लिए। यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या है सेक्शन 12? एक बार गो थ्रू करेंगे। फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर प्रमोटर ने दिया तो उसके बेसिस पे अगर कोई बुकिंग हो गया है तो आप क्लाइंट के पास, कस्टमर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कैंसिल करके पूरा अमाउंट अपना रिफंड वो ले सकता है। तो ये जो है सेक्शन 12 में इसके बारे में बताएंगे। देन उसके बाद में जो है आगे के लिए अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है द प्रमोटर एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर। जब प्रमोटर आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करेगा तो उसके साथ में क्या प्रोवाइड करना है? ए और बी, ये 2 चीजें देना जरूरी है। या तो बुकिंग के टाइम पे, अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे ये दोनों चीजें प्रोवाइड करना जरूरी है। ए में क्या है? सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान। नॉर्मली ये सब है ना रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बुकिंग अलॉटमेंट लेटर के टाइम पे ही देना है। और दूसरा क्या है? स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल। प्रोजेक्ट किस तरीके से कंप्लीट होगा, क्या शेड्यूल फॉलो होगा, उसकी जानकारी भी यहीं पे देना है। ये बेसिकली जो है ये भी फंक्शंस में आता है कि प्रमोटर की ये भी फंक्शंस है। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ओसी लेके आना ये भी प्रमोटर के फंक्शन में से एक फंक्शन है। देन कन्वेंस डीड का एग्जीक्यूट करके देना, एसोसिएशन फॉर्म करके देना। जब तक वो फिजिकल पोजीशन नहीं दे देता तब तक सारा खर्च उठाना। जब तक कि ओसी नहीं आ जाती है तब तक उस प्रोजेक्ट का सारा खर्चा जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है वो बिल्डर को बियर करना, ये भी उसका एक फंक्शन है। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई है क्वेश्चन के लिए कि एक बार अगर प्रमोटर ने कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया तो अब उसके बाद में उस फ्लैट को वो मॉर्गेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है इफ ही एग्जीक्यूट्स एन एग्रीमेंट एज द केस में बी नॉट मॉर्गेज और क्रिएट अ चार्ज ऑन सच अपार्टमेंट।
तो अगर कोई फ्लैट को सेल किया जा चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, अब ऐसे फ्लैट को मॉर्गेज नहीं कर सकता। पहले अगर मॉर्गेज किया है वो अलग चीज है। तो पहले अगर मॉर्गेज किया है तो उस केस में बैंक से या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिल्डर का एनओसी लेता है। लेकिन अगर ऑलरेडी कस्टमर को बेच दिया है तो अब मॉर्गेज ही नहीं कर सकता है। यहाँ पे कस्टमर के एनओसी की बात नहीं आती। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर जो है एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज दे देता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं आगे मॉर्गेज करता हूँ, बट ये वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि एक बार फ्लैट सेल हो चुका है तो वो मॉर्गेज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि आप भी लोन ले रहे हो, तो जब आप लोन ले रहे हो तो वो तो फिर ऑलरेडी आपने मॉर्गेज किया है, फिर एक टाइम पे बिल्डर भी मॉर्गेज कर रहा है, डबल मॉर्गेज हो जाएगा। अरे बिल्डर लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि हमने देखा सोसाइटी फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है ये हमें पता है 51% बुकिंग होने के बाद। देन उसके बाद में कन्वेंस ऑफ कॉमन एरिया। देखो दो चीज का कन्वेंस होना जरूरी है, एक उस लैंड का जिस लैंड के ऊपर बिल्डिंग है और प्लस बाकी जो कॉमन एरिया है। अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ओके, जिस प्रोजेक्ट के अंदर कोई गार्डन भी है, कहीं पे हॉल भी बना हुआ है, कोई मंदिर भी बना हुआ है, तो उसके नीचे भी तो जमीन है। कोई क्लब हाउस अगर बना है तो उसके नीचे भी तो जमीन है, उसका भी कन्वेंस करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें लगता है कि बिल्डिंग का जो है उसका कन्वेंस तो कर दिया सोसाइटी ने, तो हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग की जो लैंड है उसका तो कन्वेंस करना ही है। बाउंड्री वाल से लेके बाउंड्री वाल पूरे बाउंड्री वॉल में उस प्रोजेक्ट में वो रेरा नंबर में जो सैंक्शन प्लान है, जो लेआउट प्लान है, तो लेआउट प्लान में जितने एरिया दिखाया हुआ है उस सबका जो है कन्वेंस करना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होने की वजह से प्रमोटर जो है कन्वेंस नहीं करते। क्लब हाउस है उसका कन्वेंस नहीं करते हैं, मंदिर अगर है या गार्डन है उसका कन्वेंस नहीं करते हैं, तो मतलब इनडायरेक्टली जो है वो जमीन उनके पास ही है। और फ्यूचर में जो है अगर उनको वहां से एफएसआई वगैरह मिलता है तो उसको यूज करते हैं किसी और प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से आपको कन्वेंस जो है हर चीज का आपके पास मतलब सोसाइटी के पास होना चाहिए। तब जाके फ्यूचर में अगर कोई एफएसआई का यूज होता है, टीडीआर का अगर यूजेज होता है या बेनिफिट मिलता है तो सोसाइटी को मिलेगा, नहीं तो फिर वो बिल्डर नहीं। ओके, तो देन ये सब हम लोगों को पता है कन्वेंस वगैरह के बारे में, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्शन 13। अच्छे से सब लोगों को पता है 10% से ज्यादा बिल्डर नहीं ले सकता है जब तक वो एग्रीमेंट रजिस्टर ना कर दे, तो इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में सेक्शन 14 में मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो प्लान बनाया गया है प्लान को फॉलो करना है। जो भी सैंक्शन प्लान है उसको फॉलो करना है, और अगर सैंक्शन प्लान के हिसाब से प्रमोटर अगर कोई चेंजेस करना चाहता है या अगर मान लो वो सैंक्शन प्लान को ही चेंज करना चाह रहा है तो उससे पहले कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 2/3 अलॉटी से कंसर्ट लेना जरूरी है। तो ये ध्यान में रखना है, ये सारी चीज सेक्शन 14 में बताई गई है। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग ये उसी 2/3 कंसेंट की बात है यहाँ पे। देन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, ये भी आपके सेक्शन 14 में ही बताया गया है। हम लोगों को पता है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कितने सालों का होता है, 5 साल। 5 साल तक कोई भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम अगर आता है तो वहाँ पे प्रमोटर को जो है उसे प्रोवाइड करना है, उसको मेंटेन करना है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस। ये बिल्डिंग के आउटसाइड या इनसाइड? बिल्डिंग पूरा बिल्डिंग आउटसाइड इनसाइड। देन उसके बाद में सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 में कोई भी थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट नहीं कर सकता है। प्रमोटर अगर किसी मेजर इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए भी उसे क्या करना होगा, 2/3 अलॉटी का कंसेंट लेना जरूरी है। देन उसके बाद में आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में क्या है, बेसिकली
पोजीशन के बारे में है कि अगर डिले हो जाता है तो कितने ऑप्शन है कस्टमर के पास? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? अगर एग्जिट करना चाहता है तो पूरा पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरा ऑप्शन है अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो इसको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बेसिकली सेक्शन 18 में इसको डिस्कस किया गया। Okay, so this was all about chapter number 6. तो ये हमने चैप्टर नंबर 6 भी कवर किया है। अभी लंच के बाद में काफ़ी से लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी कंसंट्रेशन हमारा वीक हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंसंट्रेशन लेके आना। तो थोड़ा चेंज के लिए हम लोग थोड़ा बहुत एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, जितने चैप्टर्स हमने कवर किए, उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू आपको मैं शेयर करूंगा। वो एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे और उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितने चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं वो फर्स्ट 15 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आराम से फर्स्ट 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखना है कितना रॉन्ग आ रहा है राइट आ रहा है, बाद में स्कोर बताना है आपको। 10 मिनट में आप सॉल्व करोगे। ओके, प्लीज स्टॉप नाउ। लास्ट 30 minutes we will complete the session, then we will chapter number 7 basically talks about allottees rights and responsibilities। कुछ allottees के rights है और कुछ responsibilities है। तो क्या rights है और क्या responsibilities है ये हमें ध्यान में रखना है। ये chapter number 7 में इतना ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले दी वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज। अब ये स्टार्टिंग में जो ये राइट्स दिए हुए हैं आपको वहां पे लिख लेना है राइट्स। ये सब राइट्स है। टोटल कितने राइट्स है देखिए, पेज नंबर 91 पे आप देखेंगे वहां पे जो राइट्स है उसको सीरियल वाइज कर लेना है। फर्स्ट राइट क्या है? अलॉटी का पहला अधिकार, पहला हक या पहला राइट है एक्सेस टू, उसको इंफॉर्मेशन मिलना, ये उसका अधिकार है। प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन की जानकारी उसे मिलना चाहिए, ये उसका पहला अधिकार होता है। देन उसके बाद में आपका सेकंड राइट क्या है? ये इसी में आ जाता है, फर्स्ट वाले में आ जाएगा ये दोनों चीज़। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका ये सेकंड राइट है, एंटाइटल्ड टू ओसी। एंटाइटल्ड टू ओसी ये आपका सेकंड राइट है, वहां पे आप लिख लीजिए सेकंड। देन आपका थर्ड राइट, एंटाइटल्ड टू रेमेडी बाय अप्रोचिंग रेरा अगेंस्ट रॉन्गफुल कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। अगर गलत तरीके से कैंसिलेशन किया जाता है अलॉटमेंट, तो वहां पे रेरा को अप्रोच करने का उसके पास भी अधिकार है, ये भी एक राइट्स है। तो एग्जाम में आपको राइट्स के बारे में अलग पूछा जाएगा, ड्यूटीज के बारे में अलग पूछा जाएगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 100 सीरियल नंबर 3 लिख देंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद में राइट क्या है? एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन एंड इंटरेस्ट, ये चौथा फोर्थ राइट है कि अगर डिले हो जाता है तो वहां पे वो मंथली इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ये भी उसका एक राइट है। देन उसके बाद में फिफ्थ राइट में क्या आएगा उसका? एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड बाय डिफेक्टिव टाइटल। अगर लैंड का कोई अगर टाइटल फ्यूचर में डिफेक्टिव अगर होता है, उसकी वजह से जो भी नुकसान अगर होता है अलॉटी का, तो उसकी भरपाई करके देना भी, ये भी उसका राइट है। अब यहाँ पे बिल्डर को उसकी भरपाई करके देना होगा। ये तो लास्ट तक है। देन उसके बाद में एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड। बिल्डर ने कन्वेंस डीड करके देना, ये भी कस्टमर के एक अधिकारों में से एक अधिकार है। तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 6 राइट आपका होगा मार्किंग करके। इसी तरीके से उसके बाद में कुछ ड्यूटीज दिया है। तो अगर हम लोग ड्यूटीज देखते हैं तो यहाँ पे अलॉटीज आर रिस्पांसिबल टू मेक नेसेसरी पेमेंट। सबसे पहला ड्यूटी क्या है? टाइम पे पेमेंट करना।
यहाँ पे आप लिख लेना ड्यूटीज, एक बार ऊपर आप लिख लो ड्यूटीज तो आपको याद रहेगा राइट्स किधर है और ड्यूटीज किधर है। देन उसके साथ साथ में जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस है, वाटर टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो सब भी पे करना जो है ये भी एक ड्यूटी में आता है। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट ड्यूटी अगर आप देखते हो तो अगर बिल्डर को पेमेंट करने में अगर डिले हो रहा है तो आप उस पेमेंट में इंटरेस्ट लगाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना भी ड्यूटी है कस्टमर का। जिस तरीके से बिल्डर ने इंटरेस्ट पे करना चाहिए, इसी तरीके से अगर कस्टमर की तरफ से डिले हुआ है तो कस्टमर ने भी इंटरेस्ट पे करना चाहिए। जितना परसेंट है दोनों में कॉमन होगा 10.75%। लेकिन सर वेंडर की तरफ से 2.2% का होता है मंथली, गलत रहता है। वो जो भी एनुअल परसेंटेज है एग्रीमेंट में जो मेंशन करता है वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे बिल्डर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और उस केस में आपने आपको बोला 10.75 ये एनुअल है, होता है। एनुअल है, यस, लेकिन वो 2% एट द मंथली लिखता है। वो वैलिड नहीं होता है, वो लिखने के लिए वही से। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किसके ऊपर कितनी पेनल्टी किस केस में कब लगेगी, वो सब जानकारी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आपको बाद में अच्छे से डिटेल से गो थ्रू करना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा प्रमोटर का ऊपर पहला 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, देन उसके बाद में एजेंट का 5 पॉइंट्स, एजेंट्स के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड देन उसके बाद में अलॉटीज। देन यहाँ पे अगर कोई बिल्डर की तरफ से अगर कोई भी उसके एम्प्लॉय की तरफ से कोई भी अगर ऑफेंस होता है या वायलेशन होता है तो उस केस में आप देख सकते हो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या एनी अदर ऑफिसर, सच डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी एंड शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट कमीशन अकॉर्डिंगली। तो अगर कोई एम्प्लॉय भी अगर गड़बड़ करता है तो जो भी डायरेक्टर होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी। तो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो ये नहीं बोल सकता है कि वो एम्प्लॉय ने किया, मुझे नहीं पता। तो ये जिम्मेदारी जो है कंपनी के मालिक के ऊपर आती है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये चैप्टर नंबर 7 तक ही था। तो जहाँ पे हमने सेक्शन भी देखा, रूल्स भी देखा, फॉर्म भी देखा, अलग अलग प्रोविजंस, वायलेशंस के प्रोविजन, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ तक ध्यान में रखना है। अब इसके आगे जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है ये बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं। इसमें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, जो प्रोफेशन में, जो काम करने के टाइम पे जो भी जिसके हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में आपको है ड्यू डिलिजेंस बिफोर फैसिलिटिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी का जब हम डील करते हैं तो हमें क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज अगर देखें तो रेरा ने आपको स्टेप बताया है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। हम लोग उसको सीरियल वाइज करते हैं और आप उसको नंबरिंग कर सकते हो। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, वेरीफाई प्रमोटर आइडेंटिटी एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑन दी रेरा वेबसाइट। आप रेरा वेबसाइट पे जाके पूरे प्रोजेक्ट की स्टडी करो और आप प्रमोटर की स्टडी करो, प्रमोटर को आइडेंटिफाई करो कि उसका ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, क्योंकि ऑथराइज सिग्नेटरी जो होगा उसी की साइन होना जरूरी है अलॉटमेंट लेटर में। तो इसलिए आपको पहले सबसे पहला स्टेप ही आपको बोला गया है कि वेरीफाई करो आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी? प्रमोटर की। ये फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है आपका, आपको प्रॉपर्टी का टाइटल चेक करना है। उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जो ऑलरेडी महारेरा की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू करना है। आपको मॉर्गेज वगैरह है वो सब भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर 2। ये सेकेंड स्टेप आपके होने के बाद में हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं, बिल्डिंग अप्रूवल एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। बिल्डिंग्स को क्या क्या अप्रूवल्स मिले हैं, सीसी एक बार चेक कर लो।
क्योंकि जो फ्लोर का सीसी आया हुआ है वही फ्लोर का आपको बुकिंग करना है, तो उसके लिए आपको सीसी देख लेना एक बार जरूरी है कि कहाँ तक का सीसी बिल्डर को मिला है। तो ये आपका स्टेप नंबर 3। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 दैट इज स्टेटस ऑफ टैक्स पेमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो बिल्डर ने पे किया है नहीं पे किया है, कितना पेंडिंग है, वो एक बार आप देख लो, वो भी चेक कर लो, क्योंकि ये कभी कभी जो है करोड़ों में अमाउंट हो जाता है। काफ़ी सालों से बिल्डर ने अगर पे नहीं किया है तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, तो वो बाद में सोसाइटी के ऊपर ना आ जाए, इसीलिए एक बार इसको भी आप चेक कर लो। देन उसके बाद का 5th वाला स्टेप क्या है, लिटिगेशन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। आप चेक करोगे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लिटिगेशन है या नहीं है। अगर वो लिटिगेशन है तो कितना सीरियस लिटिगेशन है या सिंपल लिटिगेशन है, एक बार वो भी आपको स्टेप फॉलो करना है। सर लेकिन लिटिगेशन रहेगा तो रेरा वो देखना नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने बोला लिटिगेशन बहुत टाइप्स के होते हैं। किसी लिटिगेशन में जो है हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आ जाता है, स्टे ऑर्डर का, कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, आप सेल नहीं कर सकते हो, तो ऐसा अगर पूछे तो रेरा फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अभी तक हाई कोर्ट से स्टे नहीं दिया गया है, कि हाई कोर्ट में सामने वाले ने मांगा है लेकिन हाई कोर्ट को नहीं लगा कि स्टे देने की जरूरत है, तो अगर सीरियस नीचे है तो हाई कोर्ट तो पहले स्टे दे देगा। इससे पहले मीना रोड में रवि बिल्डर था, ज्यादातर जो लैंड देता है लिटिगेशन वाली है। अब क्या रहेगा मुझे नहीं मालूम, 2010 तक उसका यही स्टेटस है। पहले क्या था कि पहले रेरा नहीं होने की वजह से लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। अभी कम से कम हम लोग प्रोजेक्ट में जाके देख सकते हैं कि लिटिगेशन है या नहीं है। पहले आपके पास रास्ता भी नहीं था पता करने का कि इस प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन है या नहीं है, पता ही नहीं चल कर पाते थे। आज कम से कम रेरा के पोर्टल पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कम से कम क्या है नहीं है। तो अब आप अगर महंगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप किसी से कंसल्ट करवा के थोड़ा जानकारी आप ले सकते हो। आपका स्टेप नंबर 6 अलॉटमेंट लेटर है, मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। एक बार अलॉटमेंट लेटर आप देखो, बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट उसको भी अपलोड करना होता है, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। और वहाँ पे एग्रीमेंट का भी क्लॉजेस होता है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। खास करके उसमें पोजीशन डेट क्या दी जाने वाली है वो एक बार चेक करो। देन उसके बाद में महारेरा कारपेट एरिया, ये जो पहले के जो कारपेट एरिया होते थे, अभी के जो कारपेट एरिया उसमें फ़र्क होता है। महारेरा ने अलग कारपेट एरिया का डेफिनेशन दिया है, तो वो महारेरा कारपेट एरिया में जो डेफिनेशन में आता है, तो अभी ये चेक करना है कि महारेरा कारपेट एरिया कितना है फ्लैट का। तो आप रेरा कारपेट एरिया इसलिए आपको चेक करना है, बिल्डर से पूछ के, बिल्डर से लिख के लेना है या लिखवा के लेना है कि रेरा कारपेट एरिया कितना है। तो एक बार रेरा कारपेट एरिया पे भी हमें ध्यान देना है। देन उसका रेरा कारपेट एरिया का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको भी आप बाद में एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो दिस इज ऑल 7 स्टेप्स, बेसिक 7 स्टेप्स जो कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम डील करते हैं तो ये 7 स्टेप को हमें फॉलो करना जरूरी है। देन उसके बाद में कुछ बेसिक जानकारी, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होगी, बट एक बार उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है वो कितना % होता है? आपका 1% होता है, मैक्सिमम कितना होता है? तो मिनिमम 1%, मैक्सिमम 30,000, ये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो सकता है। देन उसके बाद में आता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपका 5 to 7% डिपेंड करता है कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये 5 to 7%। और यहाँ पे 1% जो है वो अगर वुमेन बायर है, सोल वुमेन बायर होना चाहिए या जॉइंट वुमेन बायर, लेकिन एक्सक्लूसिव वुमेन बायर होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव वुमेन बायर है तो 1% का वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा। हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता, एक्सक्लूसिव वुमेन बायर। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करके चैप्टर क्लोज करता हूँ और ये सेशन को एंड करते हैं हम लोग। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी का पार्ट। जीएसटी कौन से पेज पे एक बार देख लेंगे आप लोग। अफोर्डेबल अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर है तो कितना % जीएसटी होगा? 1%। नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग
अगर है तो कितना पड़ेगा? और कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो कितना होगा? 12% हो सकता है और 5% भी हो सकता है। 5% किस कमर्शियल प्रोजेक्ट में होगा? जहाँ पे टोटल कारपेट एरिया जो है, ठीक है, जो टोटल कारपेट एरिया है उसमें जो कमर्शियल अगर 15% ही बनता है या 15% से कम का एरिया अगर है तो ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट में जीएसटी जो है सिर्फ 5% ही होता है, ना कि 12% होता है। लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका जीएसटी जो है 12% होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों को जानना ज़रूरी था। आई होप ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, फिर आज भी हमने डिस्कस किया है। जो भी हमारे पास टाइम था उस टाइम में हमने कोशिश किया। अब ये आपके पास ये रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो हैंडबुक है जहाँ पे आपने मार्किंग किया है उसको आपको थोड़ा सा गो थ्रू करते रहना है। उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें हाईलाइट करके दिया गया है, तो उसको आपको गो थ्रू करते रहना है। और बीच बीच में यहाँ पे सारा एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको पोस्ट करके जो ग्रुप में मैं पोस्ट करूँगा तो आप जो है वहाँ पे तो वो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहाँ से आपको आंसर भी देना है। और वो आंसर देने के बाद में अगर कोई डिफिकल्टी अगर आती है तो वो कमेंट बॉक्स में आप एक्सप्लेन करो, या आपको कुछ अगर अलग टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप बताओ तो मुझे, फिर वो हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। अभी एक एमसीक्यू का सेशन मैंने रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक आपका आज रिवीजन कर लो, एक 10 दिन में आप अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर एक और में एमसीक्यू सेशन, एक और में 25 क्वेश्चन अभी दिया है मैंने आप लोगों को, 25 क्वेश्चन का एक और में सेशन करूँगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसको आप जब सॉल्व करोगे तो चेक करो कितना आपको स्कोर आ रहा है। तो कम से कम आपका 25 में से 15 प्लस आना चाहिए। 15 प्लस आ रहा है मतलब आप पास होने के मार्क में है। ओके, तो एक बार मैं आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से मेफेयर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Once again, Mayfair has given us a bright opportunity to assemble once again here for this revision session. Especially हमारे विवेक भाई काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी फॉलोअप्स लेना पड़ा उनको, तो मैं एक बार स्पेशल थैंक्स टू विवेक भाई।